वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगी क्लास 6 की ज्योग्राफी की, जिसमें मैंने आपसे लेसन 1 जो है डिस्कस कर लिया है और उसके जो 2 पार्ट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप चैनल पर विजिट कीजिए और उन 2 पार्ट्स को पहले देखिए, उसके बाद ही आपको ये लेसन समझ आएगा। तो आज बारी है लेसन नंबर 2 की, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसमें हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे निजी जीवन में कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, तो चलिए देखते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा पार्ट 1। आपको पहले भी बताया था कि जो बड़ी बड़ी वीडियो हम नहीं बना सकते हैं, अभी न्यू चैनल है इसलिए, तो पार्ट्स में अब सब कुछ डिवाइड होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है। पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि जो पृथ्वी है वो हमारी गोलाकार नहीं है। ये हमारा वहम है कि पृथ्वी गोलाकार है। ये क्या है कि जो उत्तर ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है, इन दोनों के पास ना थोड़ी सी चपटी है जिसको हम भू आब कहते हैं। ये थोड़ी सी ना यहाँ से उभरी हुई दिखती है, ठीक है, तो इसलिए ये गोलाकार नहीं है। क्या क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे दिखती है? अगर आपको इसमें इसके संबंध में आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि ये कैसे दिखती है, तो इसका जो लघु और जो वास्तविक रूप हो सकता है वो सिर्फ क्या हो सकता है, हमारा ग्लोब। ये आप ग्लोब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं, एक लाइन शुरू हो गई है, लाइन टू लाइन हमने पढ़ना है। तो इसके आप जो है नोट साथ साथ बना लीजिए कि ग्लोब जो है वो विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। कि जो बड़े ग्लोब होते हैं, अब ये कॉमन सेंस है इसमें कि जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको हम जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। बिल्कुल कॉमन सेंस इसमें याद करने वाली भी कोई बात नहीं है। अब पॉकेट में रखने, अगर जो छोटे छोटे ग्लोब्स होंगे, जैसे गुब्बारे जैसे ग्लोब होंगे जिनमें हम हवा भर सकते हैं, उन्हें हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। अब जो ये ग्लोब होते हैं ये स्थिर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते भाई? ग्लोब स्थिर क्यों नहीं होते? क्योंकि इनको हम घुमाते रहते हैं। बार बार हमें कोई दिशा देखनी होती है, हमें कुछ महाद्वीप के बारे में देखना होता है, महासागर के बारे में देखना होता है, और भी बहुत कुछ होता है ग्लोब में, तो वो देखना रहता है। तो इसलिए वो स्थिर नहीं होते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस है। ये एसएसटी पैडागोगी में भी कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं आपकी कॉमन सेंस चेक करने के लिए। तो जो ग्लोब है वो स्थिर नहीं होते हैं। उसे इसी भी प्रकार से घुमाया जा सकता है, जैसे कि कुम्हार का पहिया या जो लट्टू होता है। ग्लोबों पर हमें क्या क्या दिखता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। देश के बारे में हम जान सकते हैं, महाद्वीप के बारे में जा सकते हैं, महासागरों को उनके सही आकार में क्या है, दिखाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। आप कैसे कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, उभरी हुई है, भू आप कहते हैं, इसलिए हमें कोई बिंदु दिखाना हो तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? अब ये बिंदु दिखाने के लिए हमें इसकी स्थिति का पता लगाना पड़ेगा। अब स्थिति कैसे पता लगाई जाएगी? तो इसमें हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है, जिससे हम जो है स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। हम देश के बारे में पता लगा सकते हैं, महाद्वीप के बारे में पता लगा सकते हैं, महासागर के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये बिंदु है जिसको हम अक्ष कहते हैं। तो एक बिंदु यहाँ पर ग्लोब में एक निर्धारण कर लिया गया है, जिससे हम उसकी स्थिति का हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश किस स्थिति में है, कौन सा महासागर किस स्थिति में है और कौन सा महाद्वीप। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उनको हम उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 2 बिंदुओं से होकर ये गुजरती है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लोब जो ये अक्ष है, जो इसकी सुई है, इसको हम कहाँ से कहाँ तक घुमा सकते हैं? इसको हम पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। अब आप अंतर भी जान लीजिए कि ऐसा कौन सा अंतर है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई होती ही नहीं है। ये अपने अक्ष पर ही चारों घूमती रहती है। जो कि ये हमने जो अक्ष बनाया एक काल्पनिक रेखा है, ये अपने माइंड में रखिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता पृथ्वी पर। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को जो है बराबर भागों में बांटती है। वो कौन सी होती है? विषुवत वृत्त। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये विषुवत वृत्त है, ये 0 डिग्री पे होती है। इसको ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। पृथ्वी के
उत्तर में स्थित आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ये दोनों ही बराबर आधे भाग में होते हैं। तो आप देख सकते हैं जहां मैं कर रही हूँ ये आधे भाग में है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त भी बनाती है। ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति का जो उसकी स्थानों की स्थिति है उसको बताने का हमें बताती है कि बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है विषुवत वृत्त। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। समानांतर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर वृत्त बने हुए हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए वृत्त बने हुए हैं, समानांतर है, सीधी रेखा में, हॉरिजॉन्टल में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश यानी समांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को हम कैसे मापेंगे, अक्षांशों को हम अंश में मापते हैं। तो ये साथ साथ आप अपने आप ही क्वेश्चन पुटअप कीजिए और अपने आप ही साथ में आपको आंसर भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को क्या करती है, दर्शाती। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री को दर्शाती है, शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों वृत्त का क्या है, 1/4। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों की बीच की दूरी यानी कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, 1/4 है। ये चीज आप याद रखेंगे। अंततः इसका माप क्या होगा, 360 डिग्री अंश, यानी कि 1/4, यानी कि 4 को आपने इसे डिवाइड कर लिया तो 90 डिग्री अंश। इस प्रकार 90 डिग्री अंश जो है उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, और 90 डिग्री अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। मैं एक बार दोबारा से आपको बता रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान लीजिए कि विषुवत वृत्त है, उसकी 0 डिग्री है। मैंने आपको बताया कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को बांटता है, ध्यान से देखिए, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को ये बांट रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर जो पृथ्वी के चारों ओर, मान ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर का जो वृत्त का जो होगा ना, कि चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, 1/4 है, ठीक है। अब जब पूरा का पूरा हम सर्कल का ले रहे हैं तो 360 डिग्री होगा, तो 4 को हमने 360 से डिवाइड कर दिया तो 90 आया। तो इस प्रकार क्या होगा कि जो 90 डिग्री अंश है वो उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा, और 90 डिग्री अंश जो दक्षिण अक्षांश और दक्षिण ध्रुव को दर्शाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को हम क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये सभी समानांतर रेखाओं में होते हैं, तो ये उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। कि समानांतर रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल रेखा होती है, उसको हम अक्षांश कहते हैं। अब उत्तर के साथ जुड़ गया तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अब दक्षिण स्थित सभी जो समानांतर रेखाएं होंगी उनको हम दक्षिण अक्षांश कहेंगे, ठीक है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, जैसे इस सेक्शन में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण दिया गया, ये आपको सिर्फ याद रखना है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका में है, बेलो होरिजेंटो दोनों ही एक अक्षांश पर 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में, और जो बेलो है वो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। महाराष्ट्र में तो इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ पर आके ये चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तर में जाके अलग हो जाता है, ठीक है, और दक्षिण में जाकर जो होरिजेंटो है वो अलग हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर जो है 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। ये आपको सब कुछ दो है दिखाया जा रहा है इस पूरे के पूरे आपको डायग्राम में कि विषुवत वृत्त कहाँ है, अब कर्क रेखा मकर रेखा कहाँ है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर ना बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे जो कह सकते हैं कि ना लेसन का निचोड़ है ये, कि किस तरह यह दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है वो 23 सही 1/2 उत्तर डिग्री है। दक्षिण गोलार्ध में रेखा है मकर रेखा आएगी विषुवत वृत्त के जो उत्तर ध्रुव वृत्त में 66 सही 1/2 डिग्री है, और विषुवत रेखा की 66 सही 1/2 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। मान लीजिए जैसे कि हमने इसको कहा था कि विषुवत वृत्त है, पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है, तो ये क्या है 0 डिग्री। ये उत्तर ध्रुव वृत्त हो गया। आपको अभी ऊपर ऊपर बताया था कि उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण, ऊपर होती है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा जो है 23 सही 1/2 दक्षिण में स्थित है।
ये आपको याद रखना है। 23 सही 1/2 दक्षिण में, और जो उत्तर ध्रुव वृत्त होगा वो 66 सही 1/2 उत्तर में होगा। ये आपको चीज़ याद रखनी है। कर्क रेखा पर होगा 23 सही 1/2 डिग्री, जो होगा कर्क रेखा में होगा, और कर्क रेखा जो भारत में से निकलती है 8 राज्यों में से निकलती है, ठीक है। और उत्तर ध्रुव वृत्त होगा 66 सही 1/2 उत्तर में होगा, ठीक है। अब इसी तरह जो मकर रेखा है, मकर रेखा हमारी दक्षिण में होती है, मकर रेखा हमारी दक्षिण में होती है, जो कि 23 सही 1/2 दक्षिण में हो गया मकर रेखा। अब दक्षिण ध्रुव वृत्त की बात करें, क्योंकि दक्षिण की बात हो रही है, तो 66 सही 1/2 दक्षिण में। तो इस तरह आप इस चीज को याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कर्क रेखा होता है 23 सही 1/2 उत्तर, उत्तर ध्रुव वृत्त होगा 66 सही 1/2 उत्तर। दक्षिण की बात करें तो मकर रेखा आती है दक्षिण में, तो 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में, और फिर दक्षिण ध्रुव वृत्त 66 सही 1/2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज होने वाली कोई इसमें बात ही नहीं है। अब बात करेंगे हम पृथ्वी के ताप कटिबंध की। ये ताप कटिबंध क्या होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ध्यान से देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो सूर्य है, आप देख सकते हैं कर्क रेखा कहाँ है और मकर रेखा कहाँ है। इसके बीच में ठीक जो है कि सूर्य जो है ना, एक बार तो जरूर दिखता है, ठीक ऊपर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण मतलब गर्मी। यहाँ पर एक बार जरूर ऐसी गर्मी आपको जरूर देखेगी। कर्क रेखा जो कि 23 सही 1/2 उत्तर में है, और मकर रेखा जो 23 सही 1/2 दक्षिण में है, उसके बीच में आपको ये उष्ण कटिबंध, यानी कि आपको इस ऐसा क्यों होता है उष्ण कटिबंध, यानी कि उष्ण गर्मी, इस सिर के ऊपर आपके सूरज रहेगा, तो एक बार जरूर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो ये वाला, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये वाला जो एरिया होगा ये उष्ण कटिबंध कहलाएगा, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दीजिए। अब उल्टा कैसे करेंगे कि जहां पर किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरण जो तिरछी पड़ेगी, एक आपको कह रहे हैं कि आपके ऊपर पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपको गर्मी लगेगी। अगर आप उससे थोड़ा सा हट जाएंगे, जैसे आप धूप में बैठे होते हो, उससे थोड़ा सा हट जाओगे तो तिरछी होगी, तो आपके ऊपर गर्मी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह क्या होगा कि इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त में, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का जो तापमान होता है वो मध्यम रहता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अब तिरछा होगा तो क्या होगा? दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। समझ आ रहा है आपको कि उष्ण कटिबंध है तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो होगा, यहाँ पर क्या होगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ना सूर्य की गर्मी ना बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इसलिए वहां पर ना उष्ण कटिबंध होगा। उष्ण मतलब गर्म, ध्यान कर लीजिए, ठीक है। अब जब हम बात करें कि सूर्य हमारे ऊपर होगा, अब हम बात करें कि सूर्य हमसे थोड़ा तिरछा होगा, सूर्य की गर्मी जो होगी वो तिरछी होगी, तो वो क्या हो जाएगा? दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें बताई गई है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त होता है, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है। जो क्षेत्र होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि जो यहाँ सूर्य जो होता है ना क्षितिज से ज़्यादा ऊपर जाता ही नहीं है, तो ये शीत कटिबंध कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें एक पॉइंट ऐसा भी होता है, जो अब वाला टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, क्योंकि जो सूर्य है वो क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। तो गाइस अब हम बात करेंगे देशांतर की। देशांतर क्या है, इनकी स्थिति हम कैसे जान सकते हैं? स्थिति बताने के लिए मेन है इनका यूज किया जाता है देशांतर। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी हमें आवश्यकता होती है। ये नहीं है कि हमने अक्षांश के बारे में जान लिया तो हमें सब कुछ पता लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जानकारियों की भी हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति को जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली जो संदर्भ रेखा है, यानी कि पूर्व या पश्चिम की ओर स्थान की जो दूरी है इनकी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं, ठीक है। उनके बीच की दूरी को हम देशांतर के अंशों में मापा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये देशांतर बना हुआ है और यहाँ पर अंश बने हुए हैं।
अंश मतलब समानांतर होते हैं, अभी ऊपर बताया था ना आपको। तो ये वही बात कह रहे हैं कि देशांतर के अंशों में मापते हैं, और जो प्रत्येक अंश होते हैं उनको हम मिनट में और मिनट को हम सेकंड में विभाजित कर सकते हैं। ये अर्धवृत्त होते हैं, इंपॉर्टेंट है देशांतर के बारे में, और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामांतर आपस में मिलती है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल समानांतर दिख रही है आपको, ये समानांतर है, और यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर जाते ही सारी की सारी ऐसे कट रही हैं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल शून्य हो गए, उत्तर ध्रुव में जाकर बिल्कुल कट रही हैं। यहाँ तो सभी समानांतर हैं, देख सकते हैं। तो अभी तो ऐसे चित्र में दिखाया जाए तो बहुत होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर क्या हो जाती हैं, वहाँ पर कट जाती है और बिल्कुल शून्य हो जाती हैं। अक्षांश रेखाओं से विभिन्न सभी देशांतरी यामांतर की जो लंबाई होती है वो बिल्कुल समान होती है। ये नहीं है किसी की छोटी हुई, किसी की मतलब किसी की बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी, किसी की बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल समान होती है, समानांतर रेखाएं होती हैं। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेश्यालय स्थित है, से गुजरने वाली यामांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर की गिनती शुरू हो जाएगी। अब अलग अलग देशों में अलग अलग चीज होएगी तो सभी तो कंफ्यूज होंगे, तो उन्होंने एक चीज बना ली कि यामांतर, उसको नाम दे दिया है, और पूर्व से पश्चिम की ओर जो है गिनती उनकी शुरू हो जाएगी। इस यामांतर को हम क्या कहते हैं, प्रमुख यामांतर। इसका मान जो होता है वो 0 डिग्री देशांतर होता है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व की बात करेंगे और 180 डिग्री पश्चिम तक की क्या कर सकते हैं, हम गणना कर सकते हैं। प्रमुख यामांतर तथा 180 डिग्री यामांतर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, किस किस में, पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे हम पूर्व लगा देते हैं, पू अक्षर लिखते हैं, और पश्चिम में प। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामांतर एक ही रेखा पर क्या है, स्थित हैं। तो बाकी गाइस हम आगे करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कीजिएगा, तभी आपको मेरी जो वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। नया चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।